वेलकम टू आई कैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है नीलेश और हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान। आज हमारा विषय है फूड कल्चर हैबिटेट एंड लैंग्वेजेस इन इंडिया, मतलब भारत के खान पान, हमारा संस्कृति, हमारे घर और हमारी भाषाएं। इसमें हम ड्रेस भी देखेंगे, मतलब वेशभूषा या परिधान। तो जैसे आप जानते हैं हमारे देश में 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरीज है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। और हर प्रदेश का अपना एक अलग ही ढंग है, अपनी एक अलग ही संस्कृति है, खान पान अलग है, वेशभूषा अलग है, भाषाएं अलग है। हमारा अकेला ही ऐसा देश है जिसमें राजभाषा के तौर पर 16 भाषाएं हैं। दो मुख्य भाषाएं हैं, अंग्रेजी और हिंदी, और फिर बाकी की भाषाएं हैं। इसी के साथ हर राज्य की अपनी एक राजभाषा है और कभी कभी दूसरी राजभाषा है, फिर बोलियां है, अलग भाषा है जो बोली जाती है। हमारे जनजातीय जो नागरिक हैं उनकी अलग भाषा है, उनके अलग अलग संस्कृति है, उनके अलग अलग रूढ़ी परंपरा है। तो ये परंपरा ये क्या है, पूरा विश्व में जितनी विविधता नहीं है उतनी सिर्फ हमारे एक भारत में है। तो क्या है ये विविधता है, कौन कौन से खान पान, कौन कौन से भोजन, कौन कौन सी वेशभूषा हर एक राज्य में पाई जाती है, और उसका हमारे देश के संस्कृति से कैसे उसका संबंध है, ये सब हम इस टॉपिक में, इस विषय में देखेंगे। ये विषय काफ़ी ये जो आज का जो विषय है वो काफ़ी बड़ा है। तो हमने क्या किया है, उसको 4 भागों में बांट दिया है। 28 राज्यों में हर क्लास में 7-7 राज्य हम देखेंगे। तो ये इसलिए किया है क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक एक साथ करने में काफ़ी वक्त समय व्यतीत होता। तो छोटे छोटे भागों में अगर हम इसे देखेंगे तो हमें उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए और उसको हमारे मस्तिष्क में रखने के लिए भी बहुत आसानी होगी। तो देखते हैं क्या है हमारे राज्य। तो पहले हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में शुरू करेंगे, ABCD ऑर्डर में। पहला हमारा जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य की क्या खासियत है, हम थोड़ा सा उसको देखते हैं। हमारा राज्य है आंध्र प्रदेश। तो क्या है खान पान आंध्र प्रदेश का, किस तरह का भोजन खाया जाता है, कौन कौन से ऐसे व्यंजन है आंध्र प्रदेश में जो सारी दुनिया में या आंध्र प्रदेश के जो नागरिक है वो सबसे ज़्यादा ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे स्पाइसी क्विजीन है। स्पाइसी मतलब मसालेदार, मिर्च से भरी हुई, तीखी तीखी और मसालेदार यहाँ का भोजन है। तो यहाँ का भोजन की जो गुणधर्म है या इस भोजन का जो हम क्वालिटी बोलते हैं तो ऐसा है कि वो स्पाइसी है, मतलब तीखा और मसालेदार है। इसमें आंध्रा में कौन कौन से व्यंजन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? इडली, वड़ा, डोसा, सांबर। ये तो आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में, जो हमारा दक्षिण भारत है जिसमें 5-6 राज्य आते हैं, गोवा आता है, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, पुडुचेरी, इन सब में अगर आप देखोगे तो चावल, भात जो इसे बोलते हैं, चावल की खेती और चावल की उपज बहुत ज़्यादा है। और चावल और दाल से बने हुए पदार्थ जिन्हें रात भर रख के फर्मेंटेशन करते हैं, मतलब उनमें गुड बैक्टीरिया बनता है, वैसे पदार्थ खाने का हमारे दक्षिण के राज्यों में बोलबाला ज़्यादा है। तो ये कैसे है, तो ये इडली, डोसा, वड़ा, पुलिहोरा, चेप्पा पुलुसु, पेसराटू, ये सब यहाँ के सबसे बड़े बड़े व्यंजन है। और इन व्यंजनों का जो जिसमें एक बात जिसमें सामान्य है या कॉमन है वो ये है कि इन व्यंजनों में स्पाइसीनेस मतलब तीखापन ज़्यादा रहता है। आंध्र प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, उसे भारत का राइस बॉल, मतलब धान का कटोरा कहते हैं, भारत का राइस बॉल ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा धान या चावल जिस राज्य में उपज होती है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा चावल की उपज होती है। इसी के साथ सिर्फ चावल ही नहीं, तो चिली यानी मिर्च का सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में ही होता है।
ठीक है, तो तीखी मिर्ची जो होती है वो आंध्रा की ही होती है। ठीक है, तो ये है तीखी मिर्ची, और जिसे हम मिर्च कहते हैं, तो हरी भी होती है, तीखी भी होती है। इसके साथ ही देखते हैं कि आंध्रा के जो लोग हैं, जो आंध्रा के निवासी है, वो क्या परिधान करते हैं। तो जो पुरुष है वो धोती और कुर्ता परिधान करते हैं। तो धोती जो उनकी होती है वो ऐसी गोल होती है, उसे वेष्टी या आप पंची कह सकते हैं। पंची या जो जो हमारे यहाँ धोती होती है, जो नॉर्थ में होती है, वो थोड़ी सी अलग होती है, सूत की होती है। वहाँ की भी सूत की होती है या फिर रेशम यानी सिल्क की होती है, और वो धोती ऐसे गोल पहनाई जाती है। ठीक है, गोल पहने जाते हैं। तो हमारे यहाँ वो वैसे गोल जो होता है उसके लुंगी कहते हैं, लेकिन वहाँ पे उसे धोती कहते हैं। और जो स्त्री है या जो महिलाएं हैं वो साड़ी और ब्लाउज। तो आंध्रा में साड़ी बहुत फेमस है। आंध्रा की बहुत सारी साड़ियाँ, सिल्क साड़ीज भी पूरी विश्व में प्रसिद्ध है। तो आंध्रा की जो राजभाषा है वो है तेलुगु, और दूसरी राजभाषा जो है वो है उर्दू, क्योंकि आंध्रा जो है पहले निज़ाम संस्थान का भाग था, तो वहाँ पे उर्दू ज़्यादा बोली जाती है। इसी के साथ आंध्रा में बहुत सारे जनजातीय लोग हैं, बहुत सारे जनजातीय नागरिक हैं। उन जनजातीय नागरिकों में अलग अलग बोली भाषाएं बोली जाती है, जैसे लंबाड़ी, कोया, सावरा, कोंडा, गड़बा। ये सब जनजातीय लोगों की भाषाएं हैं। इनमें से कई भाषाओं में तो लिपि, स्क्रिप्ट भी नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन ये भाषाएं बोलने से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी, हर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चली जाती है। तो हम थोड़ा सा हमने ये सब पढ़ा है, वो हम थोड़ा सा चित्रों के माध्यम से इसे अध्ययन करते हैं, चित्रों के माध्यम से इसका अध्ययन करते हैं। तो ये थोड़ा सा देखिए, ठीक है, यहाँ पे इडली है, वड़ा है, डोसा भी है, जिसे पेसराटो कहते हैं। ठीक है, ये वड़े अलग तरह टाइप के हैं, है ना। ये जो हम पेसराटो कह रहे थे वो है। मिर्च, मिर्च आंध्रा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये इस तरह से है, कुर्ता पहनते हैं और इस तरह से धोती, औरतें ऐसे साड़ी पहनती है। साड़ियाँ ऐसी है आंध्रा की, देखिए मैंने कहा था सिल्क साड़ी है, सिल्क की साड़ियाँ हैं। घर, आंध्रा में घर भी अलग तरह से बनते हैं। कई जगहों पे आंध्रा, जो कोस्टल आंध्रा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा, बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। वहाँ पे घर जो आप देखो ऐसे स्लांटिंग रूफ के रहते हैं। ठीक है, और बीच में उनका एक गलियारा या कोर्टयार्ड रहता है। तेलुगु जो भाषा है उसकी ये स्क्रिप्ट है तेलुगु। तेलुगु संस्कृत से भी काफ़ी मेल खाती है, बहुत सारे संस्कृत के शब्द है। मेरा तेलुगु, मेरे बहुत सारे मित्र भी तेलुगु थे, तो मुझे काफ़ी सारे शब्द तेलुगु से सुनने को मिले थे। उसमें से कुछ शब्द मैं याद भी किए, मुझे पता है। जैसे खाने को अन्नम कहते हैं, जो सब्जी होती है उसे कुरा कहते हैं, और जो दाल होते हैं उसे पप्पू कहते हैं। ये सब पता है, क्योंकि आंध्रा मिल्स बहुत फेमस होता है साउथ में, तो आंध्रा टिफ़िन, आंध्रा मिल्स, ये सब होता है। इसी के साथ ये आप लोग जो देख रहे हो, ये लंबाड़ी लोग हैं। लंबाड़ी लोग बहुत सारे नोमैडिक ट्राइब की तरह घूमते हैं, लेकिन आंध्रा में उनका काफ़ी बहुत बड़ा बोलबाला है, उनके काफ़ी बड़े सेटलमेंट्स हैं आंध्रा में। तो वहाँ पे क्या होता है कि उनकी जो भाषा है वो थोड़ी सी अलग है, थोड़ी राजस्थानी भी है मिक्स उसमें। और ये जो भाषाएं हैं, ये भाषाएं बोली भाषा कहते हैं उन्हें, वो बोल बोल के पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। तो ये भी विविधता है हमारे देश की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा राज्य हम देखने वाले हैं। और जी हाँ, ये जो राज्य है ये है अरुणाचल प्रदेश, हमारे उगने वाले सूरज का राज्य, जहाँ से पहली बार सूरज की किरणें हमारी भारत की धरती पे पड़ती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल मतलब अरुण और आंचल, सूर्य भगवान जहाँ से हमें पहली बार दिखते हैं, सूर्य का घर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेपल डाइट है यहाँ पे? चावल, चावल बहुत है, फिश, मीट और हरी सब्जियाँ। तो मांस, मच्छी, चावल और हरी सब्जियाँ, ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे
खाए जाते हैं। उसी के साथ लेट्यूस, लेट्यूस मतलब पालक जैसी ही एक सब्जी रहती है, सलाद में या सैंडविच में हम बहुत यूज़ करते हैं, बर्गर में। ठीक है, तो क्या सिर्फ यही उनके मुख्य खान पान है? तो नहीं, उनके साथ बहुत सारी लोकल मतलब स्थानिक व्यंजन भी है उनके पास। तो कौन कौन से स्थानिक व्यंजन हैं? सबसे बड़े हैं बाम्बू शूट, मतलब जो बाम्बू का पौधा होता है उससे जो फल फूल निकलते हैं उससे वो बहुत सारा कर लेते हैं। पिका पिला है, थुपका है, थुपका जैसे नूडल्स की एक डिश है। इसी के साथ चावल की एक बियर बनती है, मतलब चावल को फर्मेंट करके एक बियर बनती है, वो भी वो बहुत बड़ी मात्रा में खान पान उनका सेवन करते हैं। तो इसी के साथ उनके वेशभूषा कैसी है वो देखते हैं। तो सबसे है वहाँ पे बहुत सारा रेशम, रेशम का बहुत सारा उपयोग होता है उनकी वेशभूषा में। तो ये स्लीवलेस सिल्क के ये होते हैं मटेरियल, और टू एडजेस। तो जैसे कोई शॉल हम लेते हैं, रेशम की शॉल, और उसको पैक करते हैं, वैसे उनका ड्रेस रहता है। पुरुषों का, महिलाओं का भी स्लीवलेस केमिस बोलते हैं उसको, और मुशैक। और उनके पास कैप भी बहुत रहती है, टोपियाँ पहनते हैं जिसे वो गुरदाम कहते हैं, गुरदाम। उसी के साथ अगर हम भाषा देखें तो भाषा उनकी राजभाषा है इंग्लिश। इंग्लिश मतलब इंग्लिश वहाँ पे बहुत बोली जाती है, इंग्लिश उनकी राजभाषा है। उसी के साथ निशी, आदि, तागिन, भूतिया और आपातनी जैसी जनजातीय भाषाएं, अरुणाचल प्रदेश में भी जनजातीय आबादी बहुत बड़ी संख्या में है। और इनके साथ, इन जनजातीय आबादी के साथ जो भाषाएं बोली जाती है और इनके बीच में जो भाषाएं बोली जाती है वो है ये निशी, आदि, तागिन, ये सब भाषाएं बोली जाती है। तो हम थोड़ा सा चित्रों के माध्यम से भी देखते हैं कि कौन कौन से ये है। तो जैसे मैंने कहा कि बाम्बू शूट की एक सब्जी बनती है, अपोंग नाम की बियर होती है। मोमो भी बहुत है। मोमो तो आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम में, नेपाल में मोमो बहुत चलते हैं, वहाँ से ये कल्चर आया है। ठीक है, ये है बाम्बू शूट की सब्जी जो मैंने कहा था। ठीक है, ये इस तरह दिखती है। देखिए लोग कैसे है, ये जो है ये है थुपका, नूडल्स जैसा रहता है, थोड़े से मोटे और लंबे नूडल्स रहते हैं, मोटे और चौड़े नूडल्स रहते हैं, उससे बनाते हैं। उसमें मांस भी डालते हैं, उसमें हरी सब्जियां भी रहती है, बहुत बढ़िया सूप रहता है। और क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एक पर्वतीय श्रृंखला में है, एक तो दूसरा उत्तर की तरफ है, तो वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे खान पान की आवश्यकता होती है जो शरीर में गर्मी प्रदान करे। तो ये इसका एक उदाहरण है। ठीक है, उसी के साथ ये जैसे मैंने कहा एक शॉल की तरह रहता है, और वो पहनते हैं औरत या मर्द। ये देखिए इस तरह से स्लीवलेस होता है, वो स्लीवलेस होता है और शॉल की तरह इसे पहनते हैं। औरतें भी ये वेस्ट कोट आप मैंने कहा था ऐसा है, और ये गुरदाम वाली टोपी है। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश की जो लैंग्वेज है, जो भाषाएं है, वो ज़्यादातर भारी मात्रा में जो लोकल स्थानिक भाषाएं है वो जनजातीय भाषाएं है और बोली भाषाएं है, जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी वो उनका संक्रमण होता है। ठीक है, और ये आप देखिए अरुणाचल प्रदेश किस तरह से है। ये अरुणाचल प्रदेश का मैप है। ठीक है, यहाँ पे जो है चीन है, इस तरफ सिक्किम, भूटान है, इस तरफ म्यांमार है। तो तीनों तरफ से उनके अलग अलग देश है, और ये अरुणाचल प्रदेश का मैप है, इस तरह से है। ये पूरा हिमालय पर्वतरांग है, पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है। तो ये हमें समझना चाहिए कि जहाँ पे वो राज्य या प्रदेश स्थित होता है और वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति रहती है उसके अनुसार खान पान और वेशभूषा बदलती रहती है, घर भी बदलते हैं, भाषाएं भी उसी भूमि की उपज होती है। तो जो भाषाएं हम सुनते हैं, जिन भाषाओं से हमारा हर रोज़ जिनका सामना होता है, उन भाषाओं के पीछे उस का इतिहास, उसका भूगोल, उसके संस्कृति, उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो ये हमने देखा अरुणाचल प्रदेश के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा देश है आसाम। आसाम जिसे हम सब
ऑसम आसाम भी कहते हैं, बहुत ही बढ़िया जगह है। काजीरंगा के लिए प्रसिद्ध है आसाम, बिहू के लिए प्रसिद्ध है, कामाख्या माता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है आसाम। तो आसाम में जैसे अरुणाचल प्रदेश को देखा, आसाम और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्य है। वहाँ पे भी जनजातीय आबादी बहुत बड़ी मात्रा में है। ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पे, और ब्रह्मपुत्रा नदी जिस राज्य से गुजरती है वो है आसाम। अरुणाचल प्रदेश से भी ब्रह्मपुत्र गुजरती है आसाम। आसाम का मुख्य भोजन है चावल। चावल ही आसाम का मुख्य भोजन है कि वहाँ पे चावल काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। इसी के साथ कुछ पारंपरिक व्यंजन भी है उनके पास, जैसे खार, आलू पितिका, मैसोर टेंगा, जो कि मैसोर टेंगा जो है वो फिश की करी है। तो हिल्सा जो फिश है वो बहुत ज़्यादा खाई जाती है आसाम में, और उसको थोड़ा सा खट्टा करके, जैसे हमारे यहाँ आमसूल रहता है या फिर इमली रहती है या फिर नींबू रहता है, उसकी सहायता से इसको खट्टा किया जाता है और उसकी एक मछली की करी बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पहनते हैं जो आसाम के नागरिक है, जो आसाम के लोग हैं, वो पहनते क्या है, उनके परिधान, उनकी वेशभूषा कैसी है, ये हम देखते। तो जो मर्द है या जिसे हम पुरुष कहते हैं, सोला या फतुआ या एरी चादर ऐसे पहनते हैं, जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि धोती कुर्ते जैसा ही थोड़ा होता है। और जो महिलाएं हैं वो मेखेला चादर पहनती है, जो एक तरह की साड़ी या अलग थोड़ा सा होता है। और आसाम में जो है आसामीज एक उनकी भाषा है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, और ये भाषा जो है वो आसामीज कहते हैं उसको, और वो उपयोग में लाते हैं। तो थोड़े से चित्रों के माध्यम से भी हम समझ लेते हैं कि क्या आसाम में क्या खास है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि आसाम में ये पीठा भी है। ठीक है, ये पीठा है मैसोर टेंगा, जो कि उसका ये है। उसके बाद लुच्चीपुरी भी है, जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि पुड़ियों का ही, स्टफ्ड पुरी का एक है, कचौड़ी जैसा। और आसाम का खाना अगर हम थाली मंगाएंगे आसाम में जाके तो कुछ ऐसे दिखेगी इस तरह। उसमें सबसे मध्य में जो है वो है चावल, क्योंकि चावल आसाम का मुख्य खाद्य है। ये आलू की सब्जी है, बहुत ही प्यारी, जैसे लिट्टी चोखा होता है वैसी है ये। और ये जैसे मैंने कहा मासोर तेंगा जो है वो ये है, जो एक फिश करी है। आसाम से मैंने कहा था मेखला चादर, ये उनका धोती है, और ये ऊपर का शर्ट, और ये गमछा है। तो ये गमछा जो है बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था जब कोविड के वक्त, कोविड के समय प्रधानमंत्री, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे, वो राष्ट्र को संबोधित करते थे। तो ये गमछा बहुत बार उनके परिधान में, उनके वेशभूषा में दिखाई था, तो बहुत ही उसको प्रसिद्धि मिली थी। और हमारी सांस्कृतिक धरोहर तो है ही ये गमछा, और हमारे आसाम के जो भाई बहन हैं वो भी इसे बहुत पहनते हैं। इसी के साथ ये जैसे मैंने कहा मेखला चादर, आसाम की महिलाओं का जो पारंपरिक परिधान है, साड़ी है, प्रिंटेड साड़ी है, कॉटन कपास जो हम उसे बोलते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। उसी के बाद देखेंगे आसामी, जो असमिया भाषा है वो इससे, तो ये जो भाषाएं है ये प्राकृत से उत्पन्न हुई हुई भाषा है। तो देवनागरी उनकी स्क्रिप्ट नहीं दिखती। प्राकृत जो हमारी एक पुरातन भाषा थी प्राकृत, उससे ये भाषा उत्पन्न हुई है, और इसीलिए वो भाषा हम बोलते हैं कि उसका उपयोग होता है, आसाम में होता है। आसाम का ये नक्शा देखिए, है ना, ये भारत के ही नक्शे जैसा है। ठीक है, और ये आसाम का जो है आप देखिए, ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, इस तरफ मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड है, और यहाँ पे बांग्लादेश है, कुछ जगह मेघालय भी है, त्रिपुरा भी है। तो इस तरह ये आसाम का हमारा आसाम का जो है
वो भौगोलिक और राजनीतिक रचना है। तो इस रचना का भी हमारे खान पान पे, जैसे मैंने कहा, खान पान पे और हमारी वेशभूषा पे और घरों पे प्रभाव पड़ता है। बिहार के बारे में देखते हैं। बिहार हमारा चौथा राज्य है जो हम देखने वाले हैं। क्या है बिहार की खासियत, क्या है प्रसिद्ध बिहार में, कौन सी ऐसी चीज़ है बिहार की जो पूरे भारत में या कभी कभी पूरे विश्व में भी उसका उपयोग आता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात खान पान की अगर देखें तो एक है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा जो है बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही नामचीन डिश है अपने बिहार की। बहुत लोगों ने इसका आस्वाद लिया है और उन्हें वो अच्छा लगा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी एक बार हाट में उसका आस्वाद लिया था। लिट्टी चोखा जो है अगर एकदम सिंपल भाषा में देखें तो लिट्टी चोखा में आलू की सब्ज़ी रहती है, सूखी सब्ज़ी, और एक लिट्टी रहती है जो हम अंगारों पे बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद है सत्तू। सत्तू क्या होता है, तो जैसे हमारे पास पिंडी छोले रहते हैं, छोटे वाले छोले रहते हैं, काला चना जिसे हम बोलते हैं, या ब्राउन कलर का चना, उसको अगर हम धूप गरम इसमें रेत में बालों में सेके तो उसका वो फुटाना बनता है। तो वो जिसे हम थोड़ा बोलते हैं चने, वो भुने हुए चने होते हैं। अब ये भुने हुए चने का छिलका निकाल के जब हम उसका पाउडर बनाते हैं तो वो पाउडर होता है सत्तू। तो प्रोटीन में बहुत अच्छा होता है। और दूसरी बात, बिहार में सबसे ज़्यादा सत्तू का जो उपयोग है वो ग्रीष्म के महीनों में, गर्मियों में किया जाता है, क्योंकि वो पानी में मिला के उससे पीने से पेट ठंडा रहता है और शरीर में ठंडक अपने आप तैयार हो जाती है। तो ग्रीष्म के जो महीने में शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी है, उस गर्मी को हमारे इस सत्तू के पाउडर से, ड्रिंक से राहत मिलती है। उसके साथ बिहार में मछली भी बहुत बनाई जाती है। देखिए बिहार में बहुत सारी नदियाँ है, गंगा नदी वहाँ से बहती है, तो मछली का जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्पादन मिलता है और उसी का उपयोग होता है। अब इसी के साथ कुछ मिष्ठान भी बिहार में बहुत प्रसिद्ध है। सबसे है बड़ा मालपुआ और बालूशाही। मालपुआ और बालूशाही ये मिष्ठान भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद क्या पहनते हैं, क्या वेशभूषा धारण करते हैं बिहार के पुरुष और महिलाएं। ठीक है। तो पुरुष जो है वो धोती मिर्जाई, कुर्ता या धोती जिसे हम बोलते हैं, ये परिधान करते हैं। बहुत ही पारंपरिक और सादगी भरा वेशभूषा है। जो महिलाएं हैं वो साड़ी पहनती है। तो साड़ी, बिहार की साड़ियाँ भी बहुत फेमस है, बहुत सारी अलग अलग साड़ियाँ हैं। और अगर आप देखो तो बिहार से जो महिलाएं हैं वो आमतौर पे साड़ियाँ ही ज़्यादा पहनती हैं। इसके बाद हमें थोड़ा सा इस इतिहास में अगर हम देखेंगे तो बिहार मगध राज्य था, जो पुराना मगध राज्य था महाजनपदों के समय का। वो आज का समकालीन बिहार है। और वहाँ पे राजगीर जो थी वो मगध की राजधानी थी। बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार का। तो भाषाएं अगर देखें तो राजभाषा हिंदी है, उर्दू भी बोली जाती है, और कुछ बोली भाषाएं नहीं बोलते, लेकिन जो हिंदी से पूर्व जो भाषाएं थी बिहार में वो है मैथिली, भोजपुरी, मगधी और अंगिका। तो भोजपुरी तो हम सबको पता है, भोजपुरी का एक अलग ही स्वैग चल रहा है आजकल, क्योंकि पिक्चरें बहुत आती है, मूवीज़ बहुत है भोजपुरी में, बहुत सारी चलचित्र भोजपुरी में आते हैं। और भोजपुरी भाषा जो है वो काफ़ी फैल गई है। आपको शायद ये भी पता होगा कि आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग की कमेंट्री भी भोजपुरी में होती है और उससे बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत सराहा जाता है। बहुत ही सुंदर और मीठी भाषा है वो। ठीक है। तो कुछ चित्रों के माध्यम से देखते हैं कि बिहार की जो सांस्कृतिक विरासत है वो कैसी है। ठीक है। तो अगर आप बोलोगे कि मैं बिहारी थाली खानी है तो इस तरह आएगा, उसमें बहुत सारे मिष्ठान भी आएंगे, बहुत सारी सब्जियां भी आएंगी, घी का उपयोग बहुत रहेगा, रोटियां भी रहेंगी, बाजरे की रोटी ऐसा रहता है। ये लिट्टी चोखा है, ये चोखा है जैसे मैंने कहा, आलू की सब्जी, ये घी के साथ खाया जाता है। और ये लिट्टी है, तो इसे अंगारों पे गरम किया जाता है उसमें स्टफिंग करके।
ठीक है, ये सत्तू का ड्रिंक है। मैंने कहा था ना, ये भुना हुआ चना, इससे ये पाउडर बनता है और इससे सत्तू का ड्रिंक बनता है। और जैसे हम नींबू पानी पीते हैं या कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के बजाय हम ये सत्तू पी सकते हैं, और ये पेट को ठंडक देता है, बहुत ही ऊर्जावर्धक है। और बिहार में जो लोग दिन धूप में काम करते हैं वो इसे बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये मालपुआ है, मालपुआ। तो मालपुआ का जो है, जैसे महाराष्ट्र में अनारसा वगैरह बोलते हैं वैसा है। संस्कृत में भी इसका एक उल्लेख है, जैसे अपूप कहते हैं उसको। तो ये बहुत ही फेमस डिश है बिहार की। ये है बालूशाही। बालूशाही जैसे मैदे की परतों से बनाई जाती है और फिर उसको चीनी की चाशनी में उसको मीठा किया जाता है। बिहार के घर जो है, ग्रामीण भाग जो है बिहार का, बिहार के घर जो है पुराने जो वास्तुशैली है उसमें बने हैं। उसमें स्लांटिंग रूफ्स भी आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस मिट्टी या गेरुआ या पत्थरों का उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा, बिहार के ये धोती और ये मिर्जाई है। तो बिहार में जो है धोती ज़्यादा पहनी जाती है, कुर्ता रहता है उसके साथ, और गमछा, गमछा भी बहुत रहता है। गमछा जो है वो एक मल्टीपर्पज़ कपड़ा रहता है। ठीक है, बिहार में मैंने कहा था साड़ियाँ पहनती है बिहार की महिलाएं, तो ये साड़ियाँ हैं। बिहार की भाषा तो बहुत ही प्रसिद्ध है। ये मैथिली है, मैथिली पुरानी एक भाषा है बिहार की। ठीक है ना। ये भोजपुरी है ना। तो उसमें बहुत सारा जो होता है ना, का कहिलबा रवा कहा जाता नहीं, इस तरह की भाषा है। तो ग्रामर जो है, उसका जो व्याकरण है वो हिंदी संस्कृत से बहुत मिलता जुलता है। उसकी जो लिपि है वो भी आप देखो देवनागरी की ही लिपि है, बस उसमें जो बोल भाषा है और जिस तरह से बोला जाता है वो थोड़ी सी विभिन्न है। तो कहाँ से आती है ये सारी भाषा? थोड़ा सा देखिए, मगधी प्राकृत, प्राकृत जो भाषा थी पहले हमारे पास, पाली प्राकृत और संस्कृत ऐसी भाषाएं थी। तो जो मगधी प्राकृत है, मगधी प्राकृत से ये भाषा है। ये असमिया आई थी, हमने देखा था, बंगाली है, भोजपुरी, मैथिली, मगधी और उड़िया, ये सब भाषाएं कहाँ से आती है? मगधी प्राकृत से आते हैं। तो वहाँ से उसका ये है। हालांकि ये देखेंगे कि आसामी, उड़िया और बंगाली की जो लिपि है वो प्राकृत से ज़्यादा मिलती जुलती है। और ये जो है जैसे मैथिली या इसकी जो लिपि है वो थोड़ी सी मगधी और भोजपुरी और हिंदी की लिपि थोड़ी सी संस्कृत से, देवनागरी से मिलती जुलती है। तो ये है बिहार। पहले तो बिहार एक अलग राज्य था, एक ही राज्य था। फिर उसके बाद 1999 में वहाँ पे 2000 में झारखंड अलग हुआ। ठीक है, तो ये सब बिहार के राज्य है। नेपाल की बॉर्डर से है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ स्टेट से उसकी बॉर्डर है। तो ये बिहार का मैप है। और अभी भी बिहार बहुत बड़ा स्टेट है, लोक संख्या, जनसंख्या के मामले में बहुत ही बड़ा स्टेट है। ठीक है, आगे का राज्य देखते हैं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जिसका नाम छत्तीसगढ़ या छत्तीस अलग अलग जो वहाँ पे घराने थे उनसे आता है, छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो चावल और चावल का आटा, दही और हरी सब्जियाँ ये ज़्यादा खाया जाता है। ठीक है, बोरबासी भी एक है जो दही में चावल बना के किया जाता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीष्म के महीने में, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। और छत्तीसगढ़ क्योंकि जंगल से ज़्यादा व्याप्त क्षेत्र है, तो वहाँ पे भी उसका उपयोग होता है। ठीक है, इसी के साथ और एक है इदहार। इदहार नाम की एक डिश है, एक व्यंजन है जो छत्तीसगढ़ में बहुत प्रसिद्ध है। तो क्या पहराव है छत्तीसगढ़ के पुरुष और महिला का? तो पुरुष भी धोती और सूत के
पगड़ी पहनती है, सूत की पगड़ी रहती है और धोती रहती है। तो अ, जो महिला है वो लुगड़ा और पोलका रहता है, जैसे नॉर्मल साड़ी ब्लाउज रहता है, लेकिन थोड़ा सा वो अलग टाइप का रहता है। महाराष्ट्रियन स्टाइल उसमें थोड़ी सी आती है और जनजातीय स्टाइल भी आती है। और अगर भाषाएं देखें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की भाषाएं हैं छत्तीसगढ़ी और हिंदी। तो छत्तीसगढ़ जो पहले मध्य प्रदेश का भाग था, 2000 में वो भी एक अलग राज्य हो गया। अलग राज्य होने का कारण ये था कि छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है थोड़ी सी यूनिक थी, थोड़ी सी अचूक थी। तो वो संस्कृति हम अलग रखने के लिए, या छत्तीसगढ़ की जो डेवलपमेंट है, उसका विकास है, उसके मद्देनज़र ये एक अलग राज्य बनाया गया। और वो राज्य बनते ही वहाँ पे जो विकास है वो शुरू हो गया। नक्सलग्रस्त राज्य था, आज लगभग नक्सलवाद वहाँ से समाप्त हो गया है, नष्ट किया गया है। और छत्तीसगढ़ प्रगति की ओर बहुत ही ज़्यादा अग्रसर है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है कि वहाँ पे ज़्यादा जंगल है, और जंगल होने के साथ साथ जनजातीय आबादी भी वहाँ ज़्यादा है। तो जनजातीय आबादी की जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो चुनौतियां हैं, उनको सामने रखते हुए छत्तीसगढ़ का विकास किया है। और छत्तीसगढ़ में आपको भारत के विभिन्न राज्यों से जैसे व्यंजन या वेशभूषा वैसे भी मिलेंगी, और छत्तीसगढ़ में ही मिलने वाली जनजातीय वेशभूषा और व्यंजन भी बहुत सारे हैं, जो छत्तीसगढ़ में आप जाके उसका आनंद उठा सकते हैं। उसी के साथ हिंदी है क्या, और छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ी भाषा के में भी अलग अलग टाइप के है, थोड़ा सा उसमें मराठी, तेलुगु, इन भाषाओं का भी थोड़ा सा उसमें प्रभाव है। तो देखते हैं अगर चित्रों के माध्यम से कैसे होता है। तो ऐसे होता है, ये बोरीवासी है और अलग अलग तरह के व्यंजन होते हैं। मछली भी बहुत बनती है वहाँ पे, ठीक है, जिसे इदिहार कहते हैं। और यहाँ पे भी रोटी है अलग टाइप की, बहुत सारे मिष्ठान भी है। और एक चीज़ बहुत मिलती है वहाँ पे, वो है लाल चीटियाँ है, लाल चीटियों की चटनी बनाते हैं। तो जनजातीय आबादी में ये बहुत ही बड़ा स्वादिष्ट और बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है, ठीक है। बालूशाही भी हमने देखी थी, वो भी है यहाँ पे। उसके बाद चीला बनता है, भजिया भी रहती है। तो जो नॉर्मली बनता है वो तो है ही, और उसके साथ तो जनजातीय भाषा अगर देखें तो जनजातीय, मैंने कहा आबादी बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए वहाँ पे जो है लोग जनजातीय परिधान ज़्यादा ये करते हैं। ये भी जनजातीय परिधान है छत्तीसगढ़ के। और जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे जंगल बहुत है, जंगल के साथ ही वहाँ पे जनजातीय आबादी भी बहुत है। ये भी परिधान देख लीजिए। और छत्तीसगढ़ का मैप देखिए, इस तरह से है ये। और यहाँ से मैक्सिमम, यहाँ महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, आंध्र कर्नाटक है। और छत्तीसगढ़ में कुल 93 भाषाएं और बोलियां है। इतनी सारी भाषाएं और बोलियां है, इनमें भी कुछ प्रकार है, इंडो आर्यन भाषा है, द्रविड़ है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा भी है। तो इतनी सारी भाषाएं एक जगह पे वहाँ बोली जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप अलग अलग जगहों पे जाओगे, जैसे ही जनजातीय आबादी बदलेगी वैसे वैसे भाषा भी बदलेगी। अब देते हैं अगला राज्य, जो सब लोगों का फेवरेट 31 दिसंबर या न्यू ईयर के लिए जो सबसे फेवरेट राज्य होता है वो है गोवा। तो गोवा जो है, गोवा का पुराना नाम गोय है। गोय मतलब गाय, और गोमांतक एक राज्य है, गोमांतक नाम है, संस्कृत में भी पाया जाता है। तो ये गोवा जो शब्द है ये पोर्तुगीज अपभ्रंश है इन नामों का। पोर्तुगीज सबसे ज़्यादा पहले आए थे गोवा में, जो फॉरेन पावर से, विदेशों से। और उनका बहुत सारा इन्फ्लुएंस है गोवा के कल्चर में, बहुत सारा गोवा का कल्चर पोर्तुगीज़ों की वजह से बदला है। अब वहाँ पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये समुद्र तट पे है, तो चावल ज़्यादा खाया जाता है। सी फूड मतलब समुद्र में पाए गए जीव है। नारियल, नारियल बहुत होता है। और पोर्क, पोर्क यानी सुअर का जो मांस रहता है वो ज़्यादा खाया जाता है। ये पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वहाँ पे मिडिवल यूरोप में
मध्ययुगीन यूरोप में सुअर का मांस बहुत ज़्यादा खाया जाता था। सुअर बहुत जल्दी वहाँ पे रेज किए जाते थे। इसके साथ ही कुछ पारंपरिक व्यंजन भी है, जैसे बालछाव और सोरपोतेल। और उसके बाद जो खाना रहता है या करी रहती है उनकी, ठीक, करी में खटास बहुत ज़्यादा रहती है। खटास किस वजह से रहती है? कोकम और विनेगर की वजह से। कोकम और विनेगर ये बहुत उपयोग में लाया जाता है। कोकम का जो एक्चुअली बेस है वो यही है कि वो जो व्यंजन है उसमें खटास पैदा करता है। महाराष्ट्र में भी कोंकण की वजह से बहुत उपयोग होता है। जैसे आपको याद होगा, संभाजी महाराज हमेशा अपनी दाल में कोकम का उपयोग करते थे। उनको दाल में हमेशा कोकम की आवश्यकता रहती थी। और एक बार संभाजी महाराज दक्षिण में गए, तंजावुर, और वहाँ पे उनको वैसे ही दाल वरण चाहिए था, आमटी। और क्योंकि वहाँ पे कोकम नहीं था, तो जो वहाँ पे कुक थे, रसोइया थे, उन्होंने क्या किया, कोकम की जगह वहाँ पे इमली डाल दी। जो उनका खटास ही चाहिए उनको, तो कोकम की जगह इमली डाल दी। इमली के साथ और सारे सब्जियां भी जो भी थी वो डाल दी। और फिर वो वो आमटी छत्रपति संभाजी महाराज के सामने उन्होंने प्रस्तुत की। और प्रस्तुत करने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज को वो आमटी इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की। और इस तारीफ से खुश होके जो रसोइया थे उन्होंने भी कहा कि हम इस व्यंजन का नाम आपके ऊपर रखेंगे, और इसलिए सांभर का जन्म हुआ। तो सांभर की जो स्टोरी है वो उसका कोकम से बहुत बड़ा नाता है, क्योंकि कोकम का रिप्लेसमेंट किया था वहाँ पे, उसकी जगह कुछ और डाला था, और फिर सांभर का जन्म हुआ था। ठीक है, हम वापस आते हैं गोवा की तरफ। तो मेन में क्या कहते हैं, कॉटन शर्ट एंड ट्राउजर्स। तो एक बहुत ही जो हम बोलते हैं बीच वाली फीलिंग रहती है उनके क्लोथ्स में। तो थोड़ा बहुत पोर्तुगीज एक ये है, बीच में जो जैसे लोग बाहर रहते हैं उसका भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है। और उसमें भी दो टाइप है, एक है क्रिश्चियन कम्युनिटी और एक है जो मूल निवासी, मतलब जो वहाँ के हिंदू या ये है, तो उसमें भी थोड़ा सा अलग अलग रहता है। जैसे वहाँ पे जो महाराष्ट्रियन या गोमांतक जो लोग हैं वो ज़्यादातर धोती कुर्ता पहनना पसंद करते हैं। और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो वहाँ पे ज़्यादा कॉटन शर्ट या ट्राउजर्स पहनती है। वुमेन में अभी देखो, नौवारी साड़ी और काष्टा कुंभी पल्लू के साथ, जो कि महाराष्ट्र का भी बहुत ही कॉमन ट्रेडिशनल ड्रेस है। जो ट्रेडिशनली ड्रेस हम पहनते हैं महाराष्ट्र में वो ये है। तो कौन कौन से लैंग्वेजेस है? कोंकणी। कोंकणी जो लैंग्वेज है वो आप देखोगे कि पूरे वेस्टर्न कोस्ट में कोंकणी है, कोई ना कोई फॉर्म में। मालवन की कोंकणी अलग है, रत्नागिरी रायगढ़ की कोंकणी अलग है, गोवा की अलग है, थोड़ा नीचे जाओगे कारवार मुरुडेश्वर वहाँ की कोंकणी अलग है। तो वो हर टाइप, एक एक टाइप की कोंकणी वहाँ पे बोली जाती है। इसी के साथ मराठी, महाराष्ट्र के पास ही है, बहुत सारा इन्फ्लुएंस है महाराष्ट्र में, मराठी बोली जाती है। कन्नड़ा के पास है, हिंदी, इंग्लिश और पोर्तुगीज। जैसे मैंने कहा कि पोर्तुगीज लोगों का बहुत बड़ा वहाँ पे इन्फ्लुएंस था बहुत सालों तक, लगभग 400 सालों तक था। तो इसलिए वहाँ पे पोर्तुगीज भी बहुत बोली जाती है। थोड़ा चित्रों के माध्यम से देखते हैं कि कैसे रहती है थाली। तो फिश बहुत है उसमें, फिश बहुत कहा जाता है। फिश दो तरीके से बनाए जाते हैं, फ्राइड फिश और करी वाला फिश। तो करी मैंने कहा कोकम डाला जाता है। तो फ्राइड फिश जो रहता है वो रवा, चावल का आटा, इसमें उसको थोड़ा सा कोट करके वो बनाया जाता है फ्राई, ताकि उसका जो स्किन है वो क्रिस्पी हो जाए। अब मैं भी गोवा में काफ़ी समय तक रहा हूँ, तो मुझे पता है वहाँ पे कैसे आता है। तो आप बेसिकली अगर आप कहीं पे भी जाओगे तो वहाँ पे आपको एक फ्राइड फिश 1 या 2 पीसेस मिलेंगे। छोटे से होटल रहते हैं, राइस रहेगा, गोवन टाइप राइस, उसके बाद फिश करी रहेगी और कोई पेय रहेगा। तो ये एक नॉर्मल वहाँ पे लंच है। तो उतना वो बहुत सारा टाइम लंच पे व्यतीत नहीं करते, उतना समय वो व्यतीत नहीं करते। उनका डिनर में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहते। तो आप आफ्टरनून में या ब्रेकफास्ट में ज़्यादा देखोगे गोवा में, तो गोवा में कोंकणी डिशेस बहुत मिलती है ब्रेकफास्ट में, लेकिन आफ्टरनून लंच यही रहता है। क्योंकि गोवा में क्या है, कोई व्यक्ति दिन में ज़्यादा कहीं देर रुकता नहीं है, बस घूमने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं, क्योंकि पूरा गोवा ऐसा है कि आप उसमें घूम सकते हो। ठीक है,
तो ये जो है ये है पोर्क विंदालू, पोर्क से बनी हुई डिश है, बहुत फेमस है। इंडियन और पोर्तुगीज कलिनरी जो है, इंडियन और पोर्तुगीज खाना बनाने के जो तकनीक है उनको मिक्स करके ये बनाई है। बहुत फेमस डिश है, क्रिसमस के वक्त भी और फेस्टिवल्स के वक्त भी बनाई जाती है। ये है प्रॉन बलछाव, प्रॉन यानी झींगा, झींगे से बनाया जाता है और उसमें गोवन मसाले वो सब ऐड किया जाता है। गोवा में और एक मसाला मिलता है जिसे कहते हैं बॉटल मसाला। बॉटल मसाला पूरे कोंकण के तट में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है, गोवा में थोड़ा सा उसका बनाने का तरीका अलग है। बॉटल मसाले का जो इस्तेमाल है, जो उपयोग है, वो भी करीज में बहुत होता है। ये है गोवन ट्रेडिशनल ड्रेस, थोड़ा सा फिशर फोक और थोड़ा सा महाराष्ट्रियन ये इन्फ्लुएंस उसमें है। ये जैसे मैंने कहा कॉटन शर्ट्स और ये कार्निवल के वक्त पहना जाता ड्रेस है, ठीक है, कार्निवल में वो पहने जाते हैं। और जो गोवा के कैथलिक क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ है उसमें ये नॉर्मली वेस्टर्नाइज ड्रेस और थोड़ा सा फ्लोरल प्रिंट जो कि बीच के ड्रेसेस में ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो वो ज़्यादा रहते हैं। तो जैसे मैंने कहा कोंकणी भी है, उसके बाद कन्नड़ भी बहुत बोली जाती है और पोर्तुगीज़ भी बहुत बोली जाती है। वहाँ पे पोर्तुगीज़ भाषा भी बहुत बोली जाती है गोवा में। सबसे जो मुख्य कारण है पोर्तुगीज़ का, मैंने कहा था पोर्तुगीज़ों का बहुत वक्त शासन था। 17 दिसंबर 1961 तक उनका शासन था, जब गोवा को भारत में विलीन किया गया। और ये है गोवा। गोवा में दो ही डिस्ट्रिक्ट है, एक नॉर्थ गोवा और एक साउथ गोवा, दो ही डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, दो ही जिले हैं। तो बहुत ही छोटा राज्य है लेकिन इम्पैक्ट उसका बहुत ज़्यादा है। गोवा में ट्रेडिशन बहुत है, बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं। आइए अगला राज्य देखते हैं, गुजरात। तो गुजरात जो है अभी तो बहुत फेमस है गुजरात, हमारे प्रधानमंत्री भी गुजरात से है। बहुत सारी गुजरात की डिशेस का उन्होंने, व्यंजनों का उन्होंने भी बहुत उल्लेख किया है, वो खुद ऐसा बहुत खाते हैं, है ना। तो गुजरात में कढ़ी बहुत फेमस है, गुजराती कढ़ी। ढोकला, ढोकला तो सबको पता है, अभी तो वो स्नैक बन गया है लेकिन बहुत है। बारडोली की खिचड़ी, खिचड़ी होता है। मेथी का ठेपला, ठेपला। और उंदेयू, उंदेयू बेसिकली जैसे मिक्स वेजिटेबल होता है, मिक्स वेज होता है, वैसे होता है उंदेयू। और दाल जो है, दाल वो शक्कर डाल के बनाते हैं। दाल गुजरात की जो दाल होती है वो मीठी होती है, मीठी दाल होती है, उसमें शक्कर, चीनी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। गुजरात के वेशभूषा के बारे में तो क्या ही कहने, जितनी आपको रंगी बिरंगी वेशभूषाएं चाहिए वो सब गुजरात में मिल जाएंगे। गरबा और दांडिया के वक्त तो गुजरात तो मानो रंगों का स्वर्ग बन जाता है। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो पुरुष और महिलाएं दोनों के वेशभूषा में बहुत विविधता है, बहुत रंग है, बहुत सुंदर पैटर्न्स है, तो ये बहुत देखने को मिलता है। तो जो पुरुष है वो केड़ू या कुर्ता डालते हैं और धोती या चोरनो डालते हैं, और अलग तरह से दिखता है। और जो महिलाएं हैं वो एक तो साड़ियाँ पहनती है या चनिया चोली, साड़ियाँ या चनिया चोली वो पहनती है। तो चनिया चोली जो होता है वो कभी कभी जो दांडिया या गरबा है उस वक्त होते हैं। और उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती, उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है, गुजराती है। तो थोड़ा सा चित्रों के माध्यम से देखेंगे। गुजराती थाली बहुत प्रसिद्ध है। गुजराती थाली, जो थालियों का जो थोड़ा सा चलन हुआ या जो शुरुआत हुई गुजराती और राजस्थानी थालियों से हुई, तो गुजराती थाली बहुत प्रसिद्ध है। अब किसी ऑथेंटिक गुजराती रेस्टोरेंट में जाओगे तो बहुत बहुत ही स्प्रेड आउट और बहुत सारे व्यंजनों के युक्त एक थाली मिलेगी आपको। तो अगर आप देखोगे तो ये फाफड़ा, फाफड़ा जो है, खाकरा, जलेबी, खांडवी, ढोकला, ये सब जो है ये अभी तो ऐसा हुआ है कि ब्रेकफास्ट आइटम्स ज़्यादा बन गए हैं। तो हम बोलते हैं अरे आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया, तो है ना, फाफड़ा, ठेपला, ढोकला, जलेबी, वो सब रहता है। इसी के साथ ही ये पतरा जो आलू आलू की वड़ी से बनाया जाता है, दाल ढोकली, ये सब भी है। कढ़ी जो है, ये जो है ये नॉर्मली लंच या डिनर आइटम्स है। तो ये आप देखो कि गुजरात की थाली कैसी दिखती है, बहुत सारे व्यंजन है।
बाजरे की रोटियां भी है, गेहूं की भी रोटियां है, अलग अलग सब्जियां है, ठीक है, ढोकला भी रहता है थोड़ा साइड में, मतलब स्वीट सेवरी सब रहता है उसमें। मीठा तीखा नमकीन सब रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो गुजरात की थाली में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके साथ ये देखिए थोड़ा सा, ये खांडवी है, ये ढोकला है, ठीक है, ये ठेपला, जलेबी फाफड़ा एक साथ खाते हैं। ठीक है, ये है उंधियो। उंधियो क्या होता है कि बहुत सारी सब्जियां इकट्ठी की जाती है एक मटके में, उस मटके को सील किया जाता है और उसको उल्टा करके, इसलिए उसको उंधियो बोलते हैं, उल्टा करके एक जगह पे रखा जाता है जहाँ पे आग से वो पकता है। ठीक है, और ये है गुजराती दाल, जैसे मैंने कहा इसमें चीनी रहती है, भले उस पर तड़का मार दिया हो लेकिन शक्कर चीनी उसमें रहती ही है। गुजरात की ड्रेस देखिए, बहुत ही रंगीन और रंगों से भरपूर ड्रेस है। यहाँ पे जो मुझे लगता है ये डांडिया के ड्रेस है, क्योंकि उनके हाथ में वो डांडिया की डंडिया है। और ये नॉर्मल वुमेन का ड्रेस है। मेन का ड्रेस अगर आप देखो, ये पगड़ी रहती है, तो ये पगड़ी बहुत ही फेमस रहती है, जिससे कच्छ, कच्छ सौराष्ट्र में ये पगड़ी बहुत फेमस रहती है। गुजरात में भी तीन बहुत बड़े पार्ट है, नॉर्मल गुजरात है, एक बड़ौदा का भाग है, और एक सौराष्ट्र है कच्छ का। तो ये पगड़ियाँ जो रहती है, और धोतियाँ पहनते हैं, अलग अलग कलर की धोतियाँ, तो पगड़ियाँ रहती है, ये बांधने का एक अलग थोड़ा सा स्टाइल रहता है। इसके साथ गुजरात की लिपि देखिए, गुजराती लैंग्वेज लिपि थोड़ी सी अलग है उनकी, ये जो लिपि है, लेकिन अगर आपको बेसिक देवनागरी या मूलभूत देवनागरी आपको पता है तो आप इसे पढ़ना भी आसान रहता है। कुछ ही शब्द थोड़े से अलग अलग है, भाषा भी बहुत ही सिमिलर है हिंदी और मराठी से। ये घर है, ये कच्छ में ऐसे घर पाए जाते हैं, और इस तरह के मतलब उनमें मीनार रहते हैं। और ये गुजरात की हवेलियाँ है, पुरानी जो हवेलियाँ है ऐसी रहती है, लकड़ी से बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, बहुत ही स्ट्रांग रहती है अंदर। और क्योंकि लकड़ी से ज़्यादा बनाई जाती है तो ग्रीष्म के महीने में ठंडी रहती है, और शिशिर के महीने में गर्म रहती है। ये देखिए गुजरात, क्योंकि पाकिस्तान की बॉर्डर भी है यहाँ पे, राजस्थान है, और बहुत बड़ा सी कोस्ट है गुजरात का, सबसे लंबा सी कोस्ट है, समुद्र तट सबसे लंबा है, और बहुत सारे वहाँ पे आप देखोगे कि अलग टाइप के ये है, ये भाग अलग है, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पे बहुत सारा जनजातीय लोग भी रहते हैं गुजरात में, डांग जो जिला है वहाँ पे। ठीक है, तो आज अभी हमने क्या किया, 7 राज्य देखे। जो 7 राज्यों में जो खाना है, खान पान है, भोजन है, उसके साथ उसमें जो पहरावा है, वेशभूषा है, और भाषाएं क्या बोली जाती है, घर कैसे होते हैं, ये सब हमने देखा। कुछ उनमें से राज्यों के कुछ विशिष्ट जो ये है पॉइंट्स, वो भी हमने देखे। तो अभी तक के लिए यही रुकते हैं। मैं आशा करता हूँ इन राज्यों का ये हमने आज जो विषय का डिस्कशन किया, अध्ययन किया, उससे आपके ज्ञान में काफ़ी वृद्धि हुई होगी। अगली बार बाकी के राज्य, बहुत सारे राज्य हैं, बाकी के राज्यों को लेकर भी हम मिलते हैं, देखते हैं कि उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं। तब तक के लिए हम यही रुकेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे ये सारे वीडियो उस चैनल पे आपको मिलेंगे, और आप उन्हें कभी भी अपने टाइम से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।